ऐलनाबाद विधानसभा का जो उपचुनाव आना है अभय सिंह के इस्तीफा देने के बाद, उसमें काफ़ी बड़े दिग्गज हैं जिनके बीच में टकराव होगा या मुकाबला होगा। लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं जो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव, घर-घर जा कर के अपना मजबूती जो है अपनी उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, निताशा सिहा के नाम से एक महिला है जो लगातार जब हम लोग गए तो पता चला कि वो रूट लेवल पर मतदाताओं को एकजुट करने के लिए और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए एक जन समर्थन और वोट की अपील के लिए लगातार गाँव में जा रही हैं। इस वक्त ऐलनाबाद में हम लोग बैठे हैं, नताशा हमारे साथ है, उससे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को आंकती है और किस तरीके से उन्हें लगता है कि पार्टी इतने बड़े चेहरों के बीच में एक आम चेहरे के ऊपर दांव खेलेगी और उनको मौका दिया जाएगा जिससे वो कहीं ना कहीं विधानसभा तक का सफर तय करने की कोशिश करेगी। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों आपको लगता है इतने बड़े चेहरों के बीच में काफ़ी दिग्गज नेता यहाँ हैं, अभय सिंह चौटाला की बात करें या फिर पवन बेनीवाल की बात करें, भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, कुछ और भी बड़े चेहरे हैं जो कसम में है कि किसी तरीके से टिकट उनको मिले और ऐलनाबाद से सीधा हरियाणा के इस छोर से दूसरे छोर पर चंडीगढ़ में जा कर के वो विधानसभा तक का सफर तय करें। आपको क्यों लगता है कि आप पर पार्टी को दांव खेलना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी भी ये नहीं रखा गया कि किसी दिग्गज को ही उतारा जाना चाहिए। अगर हम मौके की बात करें, बंगाल की बात करें, तो एक लोगों के घरों में काम करने वाली मेड को पार्टी की टिकट दी गई है और दूसरी नरेगा का काम करने वाले एक हमारे मजदूर भाई हैं, उनकी मिसिस को टिकट दिया गया है। तो बात यहाँ दिग्गज की नहीं होती और हमेशा से हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि अगर हाथी को मारना है तो उसकी सूंड में अगर एक चींटी चली जाए तो वो इतने बड़े हाथी को मार सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दिग्गज की जहाँ तक बात है, मैं मानती हूं कि दिग्गज लोगों के दिलों में बना जाता है, ना कि धरातल पर। जिस बंदे ने कभी धरातल पर आकर काम ही नहीं कर रखा हो, किसी के सुख दुख में आए ही ना हो, हम उसको दिग्गज मान ले, ये हमारी सोच है। और भारतीय जनता पार्टी किस पे दांव खेले किस पे ना खेले, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ये उनका मानना है, संगठन की रीति है, नीति है, जो संगठन को सही लगेगा वो उसमें फैसला लेगी। पर मेरा मानना यही है, और आज का नहीं है, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि अगर किसी भी पार्टी को, क्या किसी भी समाज को अगर हमें आगे लेके आना है तो उसमें महिलाओं को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा मेन फोकस सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि कैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, और इसी के लिए मैं अपना कार्य कर रही हूँ। बंगाल का आपने जिक्र किया, हरियाणा और बंगाल का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग अलग है, नज़रिया अलग है, पार्टी की जो मजबूती है वो भी अलग है। वहाँ तो काफ़ी सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिले। 2-4 कैंडिडेट ऐसे हैं, उनके घर पे टिकट पहुँची तो उन्होंने कहा जी मैं तो पार्टी में ही नहीं हूँ, कभी चुनाव के लिए दावेदारी इस पार्टी से की ही नहीं थी। वो एग्जाम्पल आपने जो दिया था वहाँ के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी मजबूत लोग हैं, उनके बीच में जगह बनाने में आप कैसे कामयाब होंगे? मजबूत बनाने से बनते हैं, वो पैदाइशी मजबूत नहीं थे। अगर हम किसी को ये शुरू से ही मान के चल लें कि वो मजबूत है, मैं तो उसके आगे लड़ ही नहीं सकता, अगर आपके मन में पहले दिन ही आपने ये विचार कर लिया कि आप लड़ ही नहीं सकते, आप ऐसा मानते ही क्यों हैं कि आप लड़ नहीं सकते? महिला को शक्ति का रूप दिया गया है, दुर्गा का रूप दिया गया है, और दुर्गा के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को खड़ा रख सके। दुर्गा शक्ति हमेशा से ही आगे रही है और आगे रहेगी, और मैं मानती हूँ कि महिला एक दुर्गा है और उसके आगे किसी का खड़े हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इसी बात को लेके आगे चलती हूँ, और बाकी तो किस्मत की बात है। बैसाखियों पर चल रही भाजपा सरकार, क्योंकि आपके अपने इतने विधायक नहीं हैं कि जिससे सरकार आप खुद बना पाएँ, उसमें निर्दलियों का साथ आपने लिया और जननायक जनता पार्टी को आपने साथ में मिलाया। पहले बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी हारी, सरकार होने के बाद अभी 2 उपचुनाव और हैं, बीच में किसान आंदोलन के रूप में लोगों का एक रोष जो है, इसमें भी आपको क्यों लगता है कि इसी पार्टी पर आप कहीं ना कहीं दांव खेलते हुए विधानसभा तक का सफ़र आप तय करेंगे? कई लोग पार्टियां बदलते हैं अपने राजनीतिक और अपने पर्सनल किसी बेनिफिट्स के लिए। मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू करी थी, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जब आई थी, पहले मेरा सामाजिक कार्य हमेशा से ही रहा है, नारी शक्ति मंच के द्वारा मैंने हमेशा ही महिलाओं में काम किया है। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें, जब मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन पहली बार फाइट किया था, तब भी मैंने ओपन सीट के ऊपर 3 जेंट्स के आगे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तब मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ना ही मेरे ससुराल परिवार से, ना ही मेरे मायका परिवार से आज तक कोई राजनीति में नहीं रहा।
लेकिन मेरा ये मानना था अगर आप लोगों के बीच में अपनी ईमानदारी को लेकर जाते हो, अपने सच्चे मन से जाते हो, अपनी ईमानदार भावनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाते हो, तो आज का ऐसा टाइम है, आप बाकियों की छोड़िए, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आप आने वाले समय में अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? ऐसा भविष्य जो गुंडागर्दी से लिपटा हुआ भविष्य है? ऐसा भविष्य जिसमें आपका बच्चा खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख सकता? ऐसा भविष्य जिसमें पैसे से आपके बच्चे का भविष्य तय होगा? या ऐसा भविष्य जो आपके बच्चे की जो उसके अंदर काबिलियत है, काबिलियत के ऊपर उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा? मुझे लगता है हर एक आम आदमी, हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वो अपने बच्चे का भविष्य ऐसा देखना चाहता है जहां अगर उसके बच्चे में टैलेंट है तो पैसे के रूप में उसको नौकरियां ना मिले, उसको उसके टैलेंट के बेस पे नौकरी मिले, उसका बच्चा आगे बढ़े, टैलेंट के बेस पे बढ़े। तो यही आज आम आदमी का विचार है। आम आदमी के बीच में जब आप लोग जाते हो तो मेरा काम महिलाओं के बीच में जाना है। मैंने महिलाओं से कभी ये चर्चा नहीं सुनी कि किसी दिग्गज की बात आई। महिलाएं हमेशा इस चीज़ को लाइक करती हैं कि वो सर उठा के जी सकें। वो घूंघट जो हमने आज उनको एक उनका सामाजिक प्रथा के रूप में उनके ऊपर थोप दिया गया है, लेकिन महिलाएं दिल से कभी नहीं चाहती, वो आगे बढ़ना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनको ऐसा मौका मिले। और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जो ऐसा माहौल दे सकती है। हरियाणा के अंदर ही क्यों, हमेशा से ही हर जगह ऐसा माहौल दिया गया है। बीच में आपको रोक रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत सा सपने का आपने जिक्र किया, अपराध मुक्त की जिसकी बात होती है, लेकिन जब से यह सरकार आई है अपराध तो बड़े हैं, महिला विरुद्ध भी और बाकी के क्राइम भी। एनसीआरबी की रिपोर्टें आप उठा करके देख लीजिएगा। फिर आपको कैसे लगता है कि आपके विधायक बनने से तो अपराध पूरे प्रदेश में कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी है जो बन के 2 बार रिपीट भी हो गई है लेकिन वो कम नहीं कर पाए? अपराध बड़े नहीं हैं, इसको अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो हमें पता चलेगा अपराध हमेशा से महिलाओं के ऊपर होते रहे हैं। जो रेप की घटनाएं हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हैं, जो ये अत्याचारों की घटनाएं हैं, चोरी डकैती की घटनाएं हैं, ये सब पहले भी ऐसे ही होता था। लेकिन पहले होता क्या था, पहले ये मामले रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे। महिलाएं तो कभी खुलकर सामने आ ही नहीं पाती थी। महिलाओं के अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अगर मैं महिला थाने तक चली भी जाऊं, पहले तो महिला थाने ही नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, चली भी जाऊं तो उसको ये था ही नहीं कि मेरी कभी सुनवाई होगी। लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क बने हैं, महिला थाने खुले हैं, उसमें महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। जब कॉन्फिडेंस आया है तो अपनी कंप्लेंट्स को लेकर वो गई हैं महिला थानों में। जब एक चीज़ को रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो नेचुरल बात है, जिस चीज़ का कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ उसको काउंट कैसे करेंगे? अब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। महिलाएं अपने ऊपर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या कोई भी उनके सामाजिक अत्याचारों की बात है, वो उसको लेकर खुलकर सामने आती हैं। थाने तो मेरे ख्याल से पहले भी थे, सिर्फ महिला थाने नहीं होंगे, थाने थे, उसमें महिला कर्मचारी भी थी और अधिकारी भी थी। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन ही सरकार करेगी या सरकार को इसका काम, इसको रजिस्टर लेकर के लिखने की बजाय उसको रोकने का है? ये जस्टिफिकेशन थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, दोबारा इस वजह से पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें रजिस्ट्रेशन ना हो पाना, पहले सबसे बड़ी बात, एक महिला के ऊपर अपराध हुआ, वो महिला क्या चाहती है, उसका दिल चाह रहा है, उसकी आत्मा उसको अंदर से झंझोड़ रही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? जिस थानों की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें महिला कर्मचारी थी, लेकिन महिला कर्मचारी भी ऐसे दबाव के अंदर थी कि वो खुलकर महिलाओं की मदद ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके ऊपर जो ऊपर अधिकारी बैठा है वो तो जेंट्स बैठा होता है और ये पुरुष प्रधान समाज ही ऐसा रहा है, उन्होंने कभी महिलाओं को आगे आने ही नहीं दिया। डोमेस्टिक वायलेंस की जब तक बात आती थी पहले तो उसको समाज ही दबा देता था, लेकिन अब जब वो खुलकर सामने आती है तो ऐसा नहीं है। बहुत से आप महिला आयोग की देखो, महिला आयोग के अंदर अब जितने केसों को लेकर उनका जगह जगह महिला आयोग की मीटिंग्स हुई, बुलाया गया उनको, एसपीज़ को, और जो मामले लेके गए, मैं खुद वहाँ पे मौजूद हूँ, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ, कितने मामले ऑन सपोर्ट सल्टा दिए गए। बिल्कुल सही बात आपने कहा। पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदर्शन किया सरकार के विरोध में। ट्रैक्टर को खींच रही थी विधायक शकुंतला खटक जी। खटक जी कह रही थी मेरी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई हैं और मैं इस तरीके से नहीं लेती, पिता तुल्य है। लेकिन महिला आयोग बीच में कूदा और उसने कहा नहीं जी आपको नहीं पता, आपके साथ तो बड़ा शोषण हो गया है, और घुटने टेकने पर मजबूर किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लिखित में मांगा कि नहीं आप माफ़ी मांगिएगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं क्या आंकड़ों में? देखिए, ये ना मतलब कि बात को रखने का नज़रिया है। अगर हम उसको महिला के नाते देखें, महिला तो मना कर रही थी कि नहीं मेरे पिता समान है। बिल्कुल, ये होती है राजनीतिक
पॉलिटिक्स है ना ये, वो एक जिस पार्टी की वो विधायक है, मतलब कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप मतलब कि वो अपने नेता के खिलाफ बोल जाएगी, नहीं बोल सकती ना। वो उसकी एक पॉलिटिकल कैरियर है उसका, वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को डेड नहीं करेगी। दूसरी बात, यही चीज़ अगर किसी आम महिला से हुई होती या एक परिवार ने एक महिला के साथ ऐसा किया होता, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका समर्थन नहीं करते कि हाँ आयोग को, महिला आयोग को इसमें आना चाहिए और महिला आयोग की इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको सही ना लगती? वो एक विधायक का मामला था, एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट करने की बात थी कि ठीक है वो महिला, बात सिर्फ महिला आयोग ने कही, एक महिला होने के नाते उनका कोई इस बात की बात नहीं है। कितने ही ऐसे केस थे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के कितने ही ऐसे केस हैं जिनको मैंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे पास आए केस, मैंने महिला आयोग के लिए उसमें लिखा और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे कितने ही केस हैं। पहले लोगों को क्या, महिलाओं को पता ही नहीं होता था कि महिला आयोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर वो अपनी बात रख सकती हैं। आज वो खुलकर सामने आती हैं। महिला प्लेटफॉर्म, महिला आयोग के प्लेटफॉर्म पे महिला थानों की बात करें, महिला हेल्प डेस्क की बात करें, मुझे लगता है कि आज जितना सेफ हैंड महिला अपने आप को महसूस कर रही हैं वो कभी नहीं कर सकती। हम लोग एक महिलाओं के ऊपर आखिरी सवाल के बाद दोबारा से ऐलनाबाद पर लौटेंगे। आपने कहा कि महिलाओं के सिर से पल्लू जो था, जो पर्दा प्रथा से उससे लेकर के हम लोग खुल करके अपनी बात रहने तक लेकर के आपकी सरकार गई है, लेकिन आपके ही एक भाजपा शासित प्रदेश हैं, उसके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि घुटने से अगर महिलाओं की फटी हुई जींस है वो संस्कार कहीं ना कहीं पर डगमगा जाता है। तो दोहरा मापदंड है या फिर इसको भी जस्टिफाई करेंगे? ये दोहरा मापदंड नहीं है। अगर हम बात करें संस्कृति की, हमारी संस्कृति कभी ये नहीं कहती कि आप महिलाओं के ऊपर कोई भी कमेंट करो, क्योंकि महिलाओं को हमने हमेशा ही देवी रूप में पूजा है। और पुरातन काल से लेके अब तक अगर हम हमारी ड्रेसेस को बात करें तो उसमें भी जो हमारे अगर ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हमें, पर्दा भी पुरातन और संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति कभी नहीं रही पर्दा प्रथा। ये पर्दा प्रथा क्यों थी? जब मुगल लोग हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने हमारी बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि वो उनकी एक लत थी कि वो देखते थे जो सुंदर महिला उनको नजर आती थी वो उसको उठा लेते थे। इसलिए इस एक तरीके को अपनाया गया कि हम हमारी बहू बहन बेटियों को बचाने के लिए हम उनका मुंह ढक के रखें ताकि उनको कोई देख ना सके। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये जो पर्दा प्रथा हमने हमारे बचाव के लिए शुरू करी थी, ये एक संस्कृति, एक संस्कार और एक हमारी सभ्यता का रूप धारण कर गई। लेकिन मैं मतलब कि हो सकता है किसी को मेरी इस बात से पर्सनली हिट भी लगे, क्योंकि कई लोगों का सोचना ये है कि महिलाओं का पर्दे में रहना ही बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन मेरा उनसे भी आपके माध्यम से एक सवाल है कि अब हम घर में बहू लेके आते हैं, वो कौन सी बहू को अच्छा मानते हैं? जो बहू घूंघट निकाल के उनको गाली गलौज करे, उनकी सेवा ना करे, या वो उस मतलब कि बहू को चाहते हैं जिसके सिर पे घूंघट नहीं है लेकिन उसकी आंखों में शर्म है, उनकी आंखों में उनके लिए संस्कार है, उनके लिए प्यार है, उनके लिए सद्भावना है और प्यार, पूरे परिवार को एकजुट रखने की भावना है। मुझे विषय पे मैं दोबारा से लौटता हूँ। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और ऐलनाबाद हल्के की जनता ने आपको चुन करके विधानसभा भेजा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा जिसको लेकर के हल्के के विकास के आप काम करें? जहाँ तक हल्के की विकास की बात है तो उसमें कई चीज़ें हैं जिसको ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी है और वो मैं करवाऊंगी भी। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मेरा एक दिल से एक है कि मैं उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूं, वो है नशे के ख़िलाफ़। मैं अगर विधानसभा में जाती हूं तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि पूरे हल्के में से जो नशाखोरी है और नशा बेचने वाले हैं, इनका सफाया करूं, क्योंकि हम विकास कर लेंगे, गलियों का विकास हो जाएगा, नालियां भी बन जाएंगी। तो मानते हैं आपकी बहुत ज़्यादा नशा इस वक्त बिक रहा है? देखो, ये आज का तो नहीं है, हमेशा से है, लेकिन की बात कर, अब तो इन चीज़ों को क्या है कि ये चीज़ें बड़ी हैं। बड़ी कैसे हैं कि आज मतलब के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित रह चुके हैं।
अपने आप को आगे कैसे लेके जाएं, हम कैसे आगे बढ़े, हम पैसा कैसे कमा लें, ये जो सोच लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, इसकी वजह से नशा बढ़ा है, क्योंकि ये उसको एक इजी मनी मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि मेरे एक की वजह से कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चों को मैंने मार दिया, कितनी माँओं की कोख मैंने उजाड़ दी, अगर हम इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा भी हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। ये हमारी, आप इनको रोकने का प्रयास करें। ये बिल्कुल, इसमें हमें सामाजिक तौर पे एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मैं इसमें हमेशा से ही एक बात कहती आई हूँ कि इस पे राजनीति ना करें, इस पे पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि जब नशे के अंदर, नशे की वजह से किसी का बच्चा चला जाता है तो उस माँ की पीड़ा अगर आप लोग समझ पाओ तो आपको समझ में आएगा कि जिस माँ ने 9 महीने तक अपने खून से एक अंश को सिंचा था और जिस उम्र में आकर उस अंश ने उनको सुरक्षा देनी थी, उनको आगे उनकी सेवा करनी थी, वो अंश 4 कंधों पर जब चला जाता है तो आप सोच के देखो उस माँ पर क्या बीतती है। तो इन पिछले 5-6 सालों में कुछ प्रयास हुए हैं, आप मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के संगठन के माध्यम से आपने नशे को लेकर के आवाज़ उठाई हो, जिसपे कुछ न कुछ रिजल्ट ग्राउंड पर दिखे हों? पहले प्रयास हुए हैं क्या? हालांकि विधायक बनने के बाद आपने कहा कि प्राथमिक एजेंडा आपका है, वो बेहतरीन बात। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस अभियान को शुरू किया था। नशा छोड़ो रिश्ते जोड़ो एक अभियान को लेकर मैं चली थी। हर गांव, हर मोहल्ले में और हर गली में मैंने इसको लेकर दस्तक दी थी और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था। गांव के लोगों ने बाकायदा गांव के अंदर कमेटी बनाकर गांव की सुरक्षा बढ़ाई थी। वो खुद ही बच्चे, युवा आगे आए थे। उन लोगों ने, जो बच्चे नशा कर रहे थे, उनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भेजा गया और उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि मैं उनका सार्वजनिक रूप से नाम लेकर उनकी मानसिक तौर पे उनको और वीक नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था और अभी भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे उन चीज़ों से निकलकर आगे, अब कुछ बच्चे हैं जो गेम्स की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आए हैं। और आज भी आप अगर गांव के अंदर पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि नशा छोड़ो रिश्ते जोड़ो, ये मुहिम क्या रंग लाई है। आपको लगता है कि लगातार अभय सिंह चौटाला जो हैं यहाँ से जीतते आए हैं, उनका ही पहले चौटाला साहब खुद थे, उसके बाद अभय है, कितना टक्कर दे पाएगी बीजेपी? आप हैं या फिर आपकी जगह कोई भी प्रत्याशी अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो? हालांकि गठबंधन का विषय हो सकता है जेजेपी के खाते में भी चले जाए। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये संगठन का विषय है, वो किसको लाते हैं। लेकिन जहाँ तक टक्कर की बात है तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि बीजेपी स्टैंड नहीं करती। बीजेपी लगातार रिपीट हुई है। हाँ, कुछ हमारे रहता है कि सिस्टम की हम ये करेंगे, हम ये नहीं कर पाए, लेकिन जितना विकास इलाहाबाद के अंदर भाजपा सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। क्रेडिट सरकार लेगी या विधायक लेगा? क्रेडिट नेचुरल बात है कि गवर्नमेंट को जाएगा, और जब गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है तो नेचुरल बात है उसका क्रेडिट उसके जो भी उम्मीदवार है उसको भी आएगा। ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं काफ़ी सारे गाँव में गया हूँ, लोगों का मानना है कि अभय सिंह काम करवा रहे हैं, न कि सरकार। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ये उसी का रिजल्ट है। अभय सिंह कैसे काम करवा सकते हैं? अभय सिंह ने काम करवाना होता तो अब तक तो अभय सिंह ही थे ना, उन्होंने काम नहीं करवाया कभी। अंडर ब्रिज की डिमांड इतने सालों से थी, इतने लंबे समय से अभय सिंह रहे हैं यहाँ, अंडर ब्रिज तो नहीं बना। आज मेरे खुद के गाँव के अंदर पुल बना है हमारे, जिसका सन 1959 के अंदर वो बना था पुल, उसके बाद उसकी कभी कभी मेंटेनेंस भी नहीं हुई, वो भी हमने बनवाया। वो अभय सिंह कहते हैं कि ये मेरी कृपा से हुआ है। पैसा कहाँ से आया? अभय सिंह पर्सनल खाते से दे रहे हैं क्या पैसा? पैसा सरकार का है, और सरकार का पैसा ये लोगों को भी पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। ये उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कहते हैं अभय सिंह दे रहा है। अरे अभय सिंह कहाँ से दे रहा है? अभय सिंह ने इतने सालों में नहीं दिया आपको पैसा। इतने सालों में वो इलाहाबाद के अंदर अपने को कहते हैं, वो कहते हैं कि इलाहाबाद का मैं राजा हूँ, इलाहाबाद मेरा हल्का है, इलाहाबाद के अंदर मेरा गढ़ है। तो आज तक गढ़ का विकास तो नहीं कर पाए आप लोग। इलाहाबाद की जो मेजर डिमांड्स है कभी उसको पूरा नहीं कर पाए आप लोग। कभी इलाहाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर न उसको बड़ा बनाने की बात है वो नहीं कर पाए। माधो सिंगाना के अंदर पीएचसी सेंटर आप लोग नहीं दे पाए। टेल तक पानी पहुंचाने की बात थी, उसका प्रयास जितना मनोहर लाल सरकार ने किया आपने कभी नहीं किया। आप लोगों ने जो किया है वो सब लोग धरातल पे जानते हैं। ये कैसे? जो कर दिया वो तो सरकार ने किया, जो नहीं हुआ हालांकि वो भी सरकार ने ही करना था, अभय सिंह नहीं कर पाए। बिल्कुल, जो क्रेडिट वो लेना चाहते हो, मैं तो उन्हीं की बात उनको कह रही हूँ ना, बाकी काम करवा देना फिर वो।
आज हर गांव में से आप निकल के आए हो, आपने देखा है कि कोई एक मतलब कि एक आधी सड़क को छोड़ के कोई सड़क आपको कच्ची दिखी है? और उससे पहले आप 2014 से पहले की भी आपको कहीं ना कहीं से मिली जाएंगी वीडियो, तो पता चल जाएगा आपको अभय सिंह के विकास का, उसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अभय सिंह से आगे बढ़कर के किसानों पर आते हैं। बड़ा आंदोलन है, पूरे देश भर का किसान है, वो सरकार से डिमांड कर रहा है कि 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। आपकी पार्टी का स्टैंड है कि वो किसान ही नहीं है। आप लोगों के बीच में रहती हैं, खेती किसानी वाले ही सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। आप सरकार के स्टैंड के साथ जाएंगी या फिर अपने लोगों के साथ खड़े होंगे? देखिए, पहले तो सरकार और लोग ये अलग अलग नहीं है। सरकार एक पार्टी की है, सरकार और किसान अलग अलग है मेरे ख्याल से। और किसान, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद किसान की बहू हूँ, बेटी हूँ, तो मैं किसानों से अलग कैसे हो सकती हूँ? तो ये कहना कि मैं किसके साथ हूँ, मैं मेरी आत्मा के साथ हूँ। और किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है, किसान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो आत्मा किसान के मुद्दे पर किसान के साथ है, किसान के अंदर है या फिर सरकार के अंदर? देखिए, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स एक जगह होती है, आत्मा किसान के अंदर है, और जो भी चीज़ें हैं वो दिल से हैं। मैंने हमारे गांव में जब भी आंदोलन के लिए दूध इकट्ठा करने की बात आती है तो मैं खुद देने जाती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि मेरे भाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मा के साथ किसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये नताशा सिहाग है, हालांकि ये वक्त तय करेगा कि पार्टी, पहली बात तो गठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी के खाते में ऐलनाबाद आता है या जेजेपी के, और दूसरी बात अगर बीजेपी के खाते में भी आता है तो उसमें से पार्टी किस चेहरे पर दांव खेलती है। लेकिन जिस तरीके से नताशा ने तमाम मुद्दों और तमाम जो चीज़ें थी उनके ऊपर बारीकी से अपनी स्टडी करके इन चीज़ों को बताने और समझाने की कोशिश की है, उससे लग रहा है कि दावेदारी कहीं न कहीं मजबूत दिखाई देती है। लेकिन आखिर फैसला भारतीय जनता पार्टी के संगठन को करना है, आखिरी फैसला भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार को करना है कि किस चेहरे को वो ऐलनाबाद से मजबूत दावेदारी के साथ देखते हैं और उसको विधानसभा तक का सफ़र तय करवाने में वो किस तरीके से आंकते हैं। जुड़े रहिएगा। ऐलनाबाद उपचुनाव से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी खबरें हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, ऐलनाबाद।